नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम भास्कर एंड वेलकम बैक टू HPFAS मास्टर क्लास योर पाथ टू सक्सेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CCS लीव रूल्स 1972 के रूल 44 यानी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव की, जिसे हम शॉर्ट में रिल कहते हैं। दोस्तों, कई बार ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चोट लग जाती है या ऑफिशियल ड्यूटी से जुड़े काम को करते हुए उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है और रिकवरी के लिए लंबी छुट्टी पर भी जाना पड़ जाता है। इसी पर्पस को सर्व करने के लिए CCS लीव रूल्स में रूल 44 यानी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। यह एक छोटा बट लीव रूल में इंसर्ट किया गया न्यू प्रोविजन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिल। As per Rule 44, work-related illness and injury leave is a leave which is granted to a government servant, whether he is a permanent employee or temporary, who suffers illness or injury that is attributable to or aggravated in the performance of his official duties or in consequence of his official position. In simple words, work-related illness and injury leave एक special type की leave है जो गवर्नमेंट सर्वेंट को तब दी जाती है जब उसको कोई इलनेस या इंजरी हो जाए या वो एग्रीवेट यानी बढ़ जाए और वो इलनेस या इंजरी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए या ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड करने के कारण हुई हो। अब देखते हैं रिल के बाद लीव रूल्स में क्या क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव was introduced as Rule 44 in CCS Leave Rules 1972 Wide Department of Personnel and Training notification dated 11th of December 2018, replacing Special Disability Leave and Hospital Leave. पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 3 अलग अलग लीव्स मिलती थी। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड यानी रूल 44, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंटल इंजरी रूल 45 एंड हॉस्पिटल लीव रूल 46। इन सब को सबस्यूम यानी मर्ज करके एक सिंगल कंप्रहेंसिव लीव बना दी गई, रिल। इसका ऑब्जेक्टिव था रूल्स को सिंप्लीफाइड करना, एम्बिग्यूटी रिमूव करना एंड ड्यूटी पर इंजर्ड एम्प्लॉय को बेटर प्रोटेक्शन देना। अब एक एग्जाम टिप, अगर एग्जाम में पूछा जाए विच लीव्स वर सबस्यूम्ड अंडर रिल, तो ये 3 लीव्स याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रिल की एलिजिबिलिटी की। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी, ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस लीव, बट द की कंडीशन इज दैट द इंजरी और इलनेस must be caused by or aggravated in the performance of official duty or as a consequence of official position. However, this rule applies subject to General Leave Regulations under Rule 19(1), that is Medical Certificate Requirement, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के आगे करेंगे। For now, let us discuss about benefit of this leave one by one. और सबसे पहले जानते हैं हॉस्पिटलाइजेशन फेज के दौरान मिलने वाली लीव सैलरी के बारे में। दोस्तों, हॉस्पिटलाइजेशन के पूरे पीरियड के दौरान फुल पे एंड अलाउंसेस एडमिसिबल होते हैं। यहां कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट हॉस्पिटलाइज है तब तक फुल पे चलती रहेगी। चाहे एम्प्लॉय परमानेंट हो या टेम्परेरी, जूनियर हो या सीनियर ऑफिसर हो, सबको हॉस्पिटलाइजेशन के केस में इक्वल बेनिफिट मिलते हैं। अब आते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट पे और बात करते हैं जर्नल एम्प्लॉयज यानी अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स की। दोस्तों, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद लीव्स का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के तुरंत बाद के फर्स्ट 6 मंथ में फुल पे एंड अलाउंसेस एडमिसिबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स में हाफ पे एडमिसिबल ओनली। लेकिन यहां एक ऑप्शन दिया गया है, इस हाफ पे लीव को फुल पे में कन्वर्ट या कम्यूट किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे हाउ? ऑफ कोर्स बाय डेबिटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हाफ पे लीव फ्रॉम लीव अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय। दोस्तों, बट ध्यान दीजिएगा, दिस स्ट्रक्चर अप्लाइज टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अदर देन मिलिट्री ऑफिसर्स। अब बात करते हैं CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, जिनके लिए लीव रूल्स में रिल के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। पहले बात करते हैं CAPF ऑफिसर्स के केस में।
फर्स्ट 6 months आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड फुल पे एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं एंड इन नेक्स्ट 24 months full pay only without allowances. And in case of CAPF personnel below officer's rank, full pay and allowances without any time limit on the period of RIL. ये डिस्टिंक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि इस केस में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज टू टाइम फॉर गेटिंग फुल पे एंड अलाउंसेस इन केस ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। और ये प्रोविजन शायद इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि सीएपीएफ पर्सनल्स हाई रिस्क ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। देयर इज वन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट टू मेंशन हियर, दैट इज वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट एडजस्टमेंट्स। अगर कोई इंप्लॉई वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर कवर्ड होता है और उसे इस एक्ट में कंपनसेशन मिल चुका है, तो रिल के दौरान मिलने वाली लीव सैलरी में से उस कंपनसेशन अमाउंट को कम कर दिया जाएगा। इसका पर्पस साफ है, डबल बेनिफिट को अवॉइड करना और फेयरनेस मेंटेन करना। तो ये तो हो गई बात रिल के दौरान मिलने वाले बेनिफिट्स की। अब बात करते हैं रिल के नेगेटिव पॉइंट्स की। दोस्तों, रिल का मेन इंपैक्ट लीव अर्निंग पे होता है। तो चलिए देखते हैं लीव अर्निंग्स ड्यूरिंग रिल पीरियड। ये एक छोटा सा लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जब एम्प्लॉई रिल पीरियड पर होता है तो उसे अर्न लीव नहीं मिलती। सिमिलरली हाफ पे लीव भी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती। मतलब रिल एक स्टैंड अलोन स्पेशल लीव है और यह रूल सभी कैटेगरीज पर इक्वली एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही मेंशन किया था कि ग्रांट ऑफ दिस लीव इज सब्जेक्ट टू रूल 19(1) ऑफ लीव रूल्स एंड एज पर दिस रूल रिल ग्रांट करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। एज पर रूल 19 सब रूल 1 सब क्लॉज I, इन केस ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स, इफ ही इज ए CGHS beneficiary, certificate should be on Form 3 duly issued by doctor at CGHS hospital या CGHS impaneled private hospital for specialized treatment of respective illness. For non-CGHS beneficiaries, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट भी पर्याप्त होगा। एंड इन केस CGHS beneficiary officer is away from CGHS area, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। अब बात करते हैं नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की। उनके केस में मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 4 issued by a authorized medical attendant or a registered medical practitioner is sufficient, but बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के रिल सैंक्शन नहीं होगी। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 11th of December 2016 as Rule 44 of CCS Leave Rules 1972 by subsuming special disability leave and hospital leave. During hospitalization, full pay and allowances for entire period of hospitalization. Means, in case of hospitalization, there is no time limit. Post-hospitalization, up to 6 months, full pay. Thereafter, for 12 months, half pay which can be commuted to full pay. CAPF को special benefits and protection दी गई है. No earn leave, no half pay leave credited during RIL period. Workmen's Compensation Act relief amount adjustable against leave salary during RIL period. दोस्तों, RIL एक एम्प्लॉय फ्रेंडली रिफॉर्म है जो ड्यूटी के दौरान इंजर्ड एम्प्लॉय को फाइनेंशियल और जॉब सिक्योरिटी देता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी हेल्पफुल भी रही होगी। ऐसे ही और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इन केस ऑफ फर्दर क्वायरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।